चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। और साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं महाजनपदों को, 16 महाजनपदों को। महत्वपूर्ण टॉपिक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनजातीय जनपद थे वो धीमे धीमे करके शक्तिशाली महाजनपदों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो दौर है ये बड़े पैमाने पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का दौर है। इसके पीछे की बड़ी वजह लोहे का उपयोग होने के चलते सरप्लस एग्रीकल्चर को माना जाता है। ठीक है। और ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों की हमें जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। और इन दोनों ही ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है कि इस समय पर कुल कितने महाजनपद थे मेरे भाई। तो कुल 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। किस समय पर? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसी कालखंड को हम द्वितीय नगरीकरण का दौर भी कहते हैं। प्रथम नगरीकरण का दौर तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो दूसरा नगरीकरण शुरू हुआ वो द्वितीय नगरीकरण इसी कालखंड में हुआ था। द्वितीय नगरीकरण का समय है। ठीक है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 16 महाजनपद हैं, ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इनकी कैपिटल कहाँ थी और इनकी करंट लोकेशन आज के टाइम पर कहाँ आती है। तो पहले हम ये टेबल एक बार समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मगध महाजनपद, जो कि इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे। उसके विस्तार को बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे और उसके विस्तार में क्या बड़ी वजह थी उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से पहले समझते हैं हम 16 महाजनपदों को। तो ये टेबल आप देख रहे हैं, इन टेबल में एक तरफ महाजनपद है, उनकी कैपिटल है, और आज के टाइम का जो प्रेजेंट लोकेशन है वो प्रेजेंट लोकेशन भी मेंशन है मेरे भाई। तो देखो, समझो थोड़ा सा। यहां पे पहला जो आप देख रहे हैं ये है अंग महाजनपद। कौन सा? अंग महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी कहां पर? चंपा। कैपिटल थी चंपा, और आज के समय पर जो लोकेशन आती है वो निकल करके आती है भागलपुर बिहार में। कहां पर? भागलपुर बिहार। याद कर लेना ये आपको। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद, जिसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती है राजगीर, या इसी को आप कहते हैं राजगृह। और आगे चल करके यही कैपिटल ट्रांसफर होती है कहां पर? पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी रही। आज के समय पर जो लोकेशन निकल के आती है वो बिहार में है, नालंदा पटना वाला क्षेत्र है, जो कि मगध महाजनपद का क्षेत्र रहा था। ठीक है मेरे भाई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी वैशाली, जिसकी कैपिटल थी कहां पर? वैशाली में। और करंट लोकेशन आप देखोगे तो उत्तरी बिहार इसकी करंट लोकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, और मल्ल महाजनपद की जो कैपिटल थी वो पावापुरी थी। कहां पर? पावापुरी, जो कि आज के समय पर देखने को मिलता है कहां पर? कुशीनगर देवरिया का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है। कुशीनगर देवरिया। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट समझिए, फिफ्थ है काशी, कैपिटल वाराणसी और करंट लोकेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है। छठवां है कौशल महाजनपद,
कैपिटल देखने को मिलेगी कहां पर, श्रावस्ती, श्रावस्ती या अयोध्या। आज के टाइम पर भी लोकेशन इसकी अयोध्या में ही देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की कैपिटल है कौशाम्बी, कौशाम्बी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद, कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। ये आपका दिल्ली हरियाणा का जो एनसीआर का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता था, तो एनसीआर रीजन आप इसको जो है समझ सकते हैं। तो एनसीआर रीजन का क्षेत्र आता है कुरु महाजनपद में। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल की दो कैपिटल थी। जो उत्तरी पांचाल है, उत्तरी पांचाल की कैपिटल अहिछत्र, अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी काम्पिल्य, काम्पिल्य। ये याद कर लेंगे आप, ठीक है। आज के समय पर जो करंट लोकेशन आती है वो आती है बरेली फर्रुखाबाद का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद, कैपिटल विराटनगर, विराटनगर। ये वही क्षेत्र है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, ठीक है। जयपुर अलवर राजस्थान क्षेत्र करंट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी मत्स्य महाजनपद की आज के टाइम पर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आप देखिए सूरसेन महाजनपद मथुरा का क्षेत्र है। सूरसेन कैपिटल मथुरा थी। आज की जो करंट लोकेशन है वो भी मथुरा ही निकल करके आएगी। 12 है चेदी महाजनपद। चेदी की कैपिटल है सूक्तिमती, सूक्तिमती या सोथिवती कई जगह में लिखा हुआ मिलेगा, सोथिवती लिख देता हूं, ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा सोथिवती। करंट लोकेशन भाई बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका इसमें शामिल था, ठीक है भाई आगे बढ़ो। अवंती है नेक्स्ट, अवंती। दो कैपिटल इसकी देखने को मिलती है। उत्तरी जो अवंती है उसकी कैपिटल थी उज्जैन, और दक्षिणी कैपिटल जो थी वो थी महिष्मती। कौन सा, महिष्मती। करंट लोकेशन मध्य प्रदेश में निकल करके आएगी। नेक्स्ट है गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद जिसकी कैपिटल थी कहां पर, तक्षशिला मेरे भाई, तक्षशिला, जो कि इस समय पर ज्ञान का केंद्र भी है। पाकिस्तान में करंट लोकेशन निकल के आएगी। नेक्स्ट है कंबोज महाजनपद, कंबोज महाजनपद जिसकी कैपिटल है राजपुर या राजपुरा। अफगानिस्तान और JNK का कुछ रीजन निकल के आता है करंट लोकेशन में। नेक्स्ट है अस्मक, अस्मक, अस्मक की कैपिटल है पोतली या प्रतिष्ठान। इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछता है, पोतली या प्रतिष्ठान। ठीक है, करंट लोकेशन महाराष्ट्र में। जो ये अस्मक आप देख रहे हैं ये एकमात्र दक्षिणी महाजनपद है मेरे भाई, एकमात्र दक्षिणी महाजनपद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन 16 महाजनपदों के बारे में। और इसमें जो मल्ल महाजनपद है, साथ में वज्जी, तो ये दोनों जो महाजनपद हैं ये दोनों के दोनों गणराज्य थे, गणराज्य थे इस समय पर। ठीक है,
मगध के बारे में ध्यान रखिएगा। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। शक्तिशाली महाजनपद, क्या कारण थे इसके शक्तिशाली होने के, तो अभी बात करूंगा। शक्तिशाली महाजनपद था क्योंकि आगे हमें अब यही पढ़ना है डिटेल में। मगध महाजनपद, एक आप ध्यान रखिएगा गांधार, जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी, और ये इस समय का शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र। और एक जो मैंने बताया था आपको अस्मक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अस्मक भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था, एकमात्र दक्षिणी महाजनपद। ठीक है भाई। अब हमें जो पढ़ना है, इसको पढ़ना है मगध को, क्योंकि यही वो महाजनपद है जो इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन पाया। ठीक है जी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन पाया। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार। ठीक है मेरे भाई, मगध साम्राज्य का विस्तार। क्या कारण थे मगध साम्राज्य के विस्तार के? तो सबसे पहली बात तो दोआब क्षेत्र था। दोआब क्षेत्र होने के चलते, गंगा का दोआब क्षेत्र था, तो दोआब क्षेत्र होने के चलते यहां पर पैदावार अच्छी होती थी, फर्टाइल लैंड थी, पैदावार अच्छी होती थी, और पैदावार अच्छी होगी तो उससे अच्छा खासा लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा, जो राज्य को आर्थिक समृद्धि देगा। दूसरी बात, लोहे की उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता यहां से नजदीक छोटा नागपुर पठार से, कहां से? छोटा नागपुर पठार से यहां आसानी से लोहा मिल जाता था, जिसके हथियार बनाने में मदद हुआ करती थी। तो सैन्य रूप से शक्ति का विकास यहां पर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर घने जंगल थे। इन घने जंगलों के चलते आसानी से यहां हाथी मिल जाया करते थे, और इन हाथियों का इस्तेमाल इनको ट्रेन करके सेनाओं में किया जाता था। इसलिए इस समय के जो राजा लोग थे, उनकी सेनाओं में सबसे ज्यादा हाथी देखने को मिलते हैं, और खासकर सबसे ज्यादा जो हाथी थे वो किसकी सेना में? मगध के राजाओं की सेना में देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम है, सबसे अहम यह है कि मगध को मजबूत शासकों का नेतृत्व मिला, मजबूत शासकों का नेतृत्व मिला। तो ये कुछ कारण थे मगध साम्राज्य के विस्तार के, ये कुछ कारण थे मगध साम्राज्य के विस्तार के। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, देखते हैं कि मगध साम्राज्य में किन किन वंशों का योगदान रहा है इसके विस्तार में। तो ये 4 वंश हैं जिनका खास योगदान रहा है मगध साम्राज्य को विस्तार देने में। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक आप पढ़ेंगे हर्यक वंश को, हर्यक वंश को। ठीक है, जिसका संस्थापक था कौन? बिंबिसार संस्थापक था। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो वंश पढ़ने को मिलेगा वो होगा हमारा शिशुनाग वंश। 412 बीसी से 344 बीसी तक हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। देन फिर है हमारा तीसरा वंश नंद वंश। 344 बीसी से लेकर के 322 बीसी तक हम नंद वंश को पढ़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण वंश है। और सबसे जो लास्ट है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मौर्य वंश। 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को। तो ये 4 वंश हैं जो हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो एक एक करके हम इसको शुरू करते हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं कहां से? हर्यक वंश से। बात क्लियर है? शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो देखो मेरे भाई, अगर हम बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी, 544 से लेकर के 412 बीसी तक आप पढ़ेंगे हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था बिंबिसार। जिसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है। मत्स्य पुराण में आप इसको क्षेत्रोजस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्षेत्रोजस कहा जाता है मत्स्य पुराण में। जैन साहित्यों के अंदर इसको श्रोणिक कहा जाता है। जैन साहित्यों में क्या कहा जाता है? श्रोणिक कहा जाता है। और बिंबिसार को भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का समकालीन कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, जब मैंने गौतम बुद्ध पढ़ाया था तो मैंने बताया होगा, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद जब गौतम बुद्ध राजगृह जाते हैं तो बिंबिसार के जो विद्वान थे उन्होंने चैलेंज किया था शास्त्रार्थ के लिए गौतम बुद्ध को, जिसके बाद शास्त्रार्थ हुआ बिंबिसार के विद्वानों के साथ। उन विद्वानों का नाम था अभय, उपाली, मौदगल्यायन और सारिपुत्र। और उस शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं गौतम बुद्ध से, जिसके बाद ये तीनों चारों जो हैं गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। और उसमें उपाली तो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसने आगे चल करके बौद्ध ग्रंथ लिखा, विनय पिटक। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध का समकालीन था, पेपर में बड़ा पूछा जाता है। अब इसने किस प्रकार से मगध साम्राज्य के विस्तार में अपना अहम योगदान दिया? मगध साम्राज्य के विस्तार में इसने किस प्रकार से अपना अहम योगदान दिया, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको जब हम समझेंगे तो मेरे भाई आप एक काम करिए, मैं कुछ महाजनपदों के नाम लिख रहा हूं, तो देखो किस तरीके से इसने मगध का विस्तार किया था। ये आपका मगध महाजनपद, कौशल, नीचे आया अवंती, गांधार, अंग, वज्जी, क्या मेरे भाई? तो देखो किस तरीके से मगध का विस्तार किया। तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का इस्तेमाल किया था। सारी नीतियों का इस्तेमाल किया। और इसने सबसे पहले मगध का विस्तार करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस का सहारा लिया। वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, जिसको कहते हैं हम मैट्रिमोनियल अलायंस या वैवाहिक नीति। मैट्रिमोनियल अलायंस, किस प्रकार से मैट्रिमोनियल अलायंस बिंबिसार के द्वारा किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहा जाता है कि मगध के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन के साथ शादी की थी। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन के साथ शादी की थी। मतलब कहने का कि पहली शादी जो बिंबिसार ने की, किसके साथ की? महाकौशला के साथ की थी। महाकौशला के साथ की थी। महाकौशला कौन है? तो महाकौशला जो कौशल के राजा हैं प्रसेनजित की बहन थी। जब प्रसेनजित की बहन है, प्रसेनजित की जब बहन है तो कौशल ससुराल हो गई।
अब जब कौशल ससुराल हो गई तो मुझे बताइए कि अगर इधर से कोई भी हमला होगा तो कौशल का राजा प्रसेनजित मगध को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इट मीन्स ये हुआ कि मगध साम्राज्य का विस्तार मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते कहां तक फैल गया? कौशल तक फैल गया। इसके बाद नेक्स्ट कहानी को समझिए। अगली जो शादी इसके द्वारा की जाती है, अगली जो शादी इसके द्वारा की जाती है बिंबिसार के द्वारा, वो की जाती है किसके साथ? वो की जाती है चेलना के साथ में, ठीक है ना? चेलना कौन है जी? चेलना तो चेलना वज्जी नरेश चेटक की पुत्री है। वज्जी नरेश चेटक की पुत्री है। अब जब वज्जी नरेश चेटक की पुत्री के साथ इसने शादी की तो अब भाई इधर से अगर कोई हमला होगा तो वज्जी वाला जो शासक है चेटक प्रोटेक्ट करेगा। तो इट मींस मगध साम्राज्य का विस्तार अब कहां हो गया? मगध साम्राज्य का विस्तार अब कहां तक हो गया मेरे भाई? तो मगध साम्राज्य का विस्तार अब वज्जी तक हो गया। कहानी क्लियर हो रही है? इस तरीके से मगध का विस्तार करता गया। इसके बारे में तो कहा जाता है कि परसेन जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने 500 रानियां थी बिंबिसार के, ये स्रोतों में मिलता है। तो खैर उधर नहीं जाते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और क्या इसने सहारा लिया मगध साम्राज्य के विस्तार में? मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद जो दूसरी नीति इसने इस्तेमाल की उसको हम कहेंगे मित्र नीति। कौन सा? मित्र नीति का इस्तेमाल किया मगध के विस्तार में बिंबिसार ने। कौन सा? मित्र नीति। और इस मित्र नीति के तहत अवंती को मगध का हिस्सा बनाया गया। अवंती को मगध का हिस्सा बनाया गया। इस समय पर अवंती में जो शासक था उसका नाम था चंडप्रदोत। क्या नाम था? चंडप्रदोत। अब होता क्या है कि एक बार चंडप्रदोत भाई साहब बीमार पड़ जाते हैं, और जब चंडप्रदोत बीमार पड़ जाता है तो इसको जो है पीलिया हो जाता है इसके, और इसके जो वैद्य लोग थे वो इसको ठीक नहीं कर पा रहे। अब जब ठीक नहीं कर पा रहे तो मगध के शासक बिंबिसार को मालूम चला, तो इसने अपना जो वैद्य था उसको इसके ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, और इस वैद्य का नाम था जीवक। तो इसने जीवक को भेज दिया यहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए, और जीवक ने जब ट्रीटमेंट किया तो चंडप्रदोत ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो एहसानमंद रहेगा ना, अगर इधर से अगर कोई अब हमला करेगा मगध पर तो प्रोटेक्ट करेगा, अवंती का शासक ही नहीं करेगा। एहसान के चलते, उस दोस्ती के चलते, तो मेरे भाई मगध का जो विस्तार हुआ कहां तक हो गया? मगध का विस्तार हो गया अवंती तक। अवंती वाला भी अब प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ साथ गांधार का जो शासक है, गांधार का शासक था जिसका नाम था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन, पुष्कर सारिन के दरबार में अपना राजदूत भेज करके दोस्ती का प्रस्ताव भेज करके मगध का हिस्सा बनाया। ठीक है ना? मगध का हिस्सा बनाया गया दोस्ती का प्रस्ताव भेज करके। तो अब साम्राज्य कहां तक फैला? साम्राज्य फैला इधर गांधार तक। इधर जो ये अंग वाला शासक था इसका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त नाम है भाई साहब। ये ब्रह्मदत्त जो है ये किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था बिंबिसार को, बिंबिसार जो है इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अब होता क्या है कि बिंबिसार ने अपना अंतिम हथियार चला, और अंतिम हथियार क्या था? युद्ध नीति। युद्ध नीति। और इस युद्ध नीति के तहत अटैक किया गया अंग पर, और अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया गया, और हराने के बाद मगध का हिस्सा बना लिया गया अंग महाजनपद को। मगध का हिस्सा बना लिया गया अंग महाजनपद को। इस तरीके से साम्राज्य विस्तार, इस तरीके से साम्राज्य विस्तार किसने किया? इस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया था बिंबिसार ने। आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत कौन कौन से महाजनपदों को मगध का हिस्सा बनाया? तो कौशल और वज्जी को।
मित्र नीति के तहत कौन कौन से महाजनपदों को मगध का हिस्सा बनाया? तो अवंती और गांधार को। युद्ध नीति के तहत मगध का हिस्सा किसको बनाया गया? तो अंग को बनाया गया। तो ये आप ही ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे बिंबिसार की राजधानी, बिंबिसार की राजधानी, बिंबिसार के समय पर जो राजधानी है कहां थी? तो इस समय पर जो राजधानी थी वो राजगृह में थी। इस समय पर राजधानी कहां पर थी? राजगृह में थी मेरे भाई, या जिसको आप गिरिवज्र भी कहते हैं, गिरिवज्र भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद इसका बेटा, हाँ एक चीज और समझिए यहां पे, जब अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध का हिस्सा बनाया गया तो बिंबिसार ने क्या किया था कि अंग में अपने बेटे को यहां का शासक बना दिया था, मतलब उपराजा बना दिया था। तो इसके बेटे का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को यहां का उपराजा बनाया गया था, या यूं कहो गवर्नर बनाया गया था। अब इसके बाद अजातशत्रु को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं पनपने लगती हैं, और जब महत्वाकांक्षाएं पनपने लग जाती हैं तो मेरे भाई, जब महत्वाकांक्षाएं पनपने लग जाती हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने महत्वाकांक्षाओं के चलते राजा बनने की राजा बनने की जिद में अपने पिताजी की हत्या कर दी। अपने पिताजी की हत्या कर दी, मतलब बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। जिसके कारण आप हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो अब अगला शासक बन चुका है कौन? अगला शासक बन चुका है अब अजातशत्रु। अगला शासक बन गया कौन? अजातशत्रु। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अजातशत्रु के बारे में समझ लो कुछ बातें। जब अजातशत्रु यहां शासक बना, अपने पिता की हत्या करने के बाद मगध का शासक बना था अजातशत्रु। कुणिक नाम से भी जाना जाता है इसको, उपनाम था इसका कुणिक नाम से जाना जाता है। और इसी के शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मतलब बुद्ध की डेथ हुई थी, कब हुई थी? 483 बीसी में। 483 बीसी में बुद्ध की जो है डेथ हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसको कहते हैं आप महापरिनिर्वाण। और इसी के शासनकाल में 483 बीसी में ही प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, हाँ अब इसको समझाऊं मैं उससे पहले आप एक काम करिए, यहां पर आ जाओ इसी पे। और अब क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, अजातशत्रु के संदर्भ में समझते हैं। देखो अपने ही बाप की हत्या कर दिया ना, तो ये सब टूट गया। अब जब ये सब टूट गया तो अब कैसे कंट्रोल करेगा? तो अजातशत्रु ने इसको नियंत्रित करने के, क्योंकि चारों तरफ से जो है कियोस पैदा होने लगा। अवंती वाले के बारे में तो कुछ चंडप्रद्योत के बारे में कहा जाता है कि ये तो लगातार मगध पर अटैक करने की धमकियां देने लगा। अब जब अटैक करने की धमकियां देने लगा तो इनसे कैसे निपटा जाएगा? तो अजातशत्रु ने क्या किया मेरे भाई? अजातशत्रु ने क्या किया? देखो अजातशत्रु ने क्या किया? इसने भी मैट्रिमोनियल अलायंस का सहारा लिया। सबसे पहले तो शादी करी किसके साथ? वाजिरा के साथ। वाजिरा कौन है? वाजिरा तो
कौशल नरेश प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री है, प्रसेनजित की पुत्री है। तो इसके साथ शादी कर लिया, तो शादी कर लिया तो कौशल का सपोर्ट मिल गया, कौशल का सपोर्ट मिल गया, ठीक है ना। अवंती को नियंत्रित करने के लिए, अवंती को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, तो अवंती को नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, तो इसका जो पॉलिटिकल एडवाइजर था वस्यकार, राजनैतिक सलाहकार था, राजनैतिक सलाहकार था वस्यकार। तो इस वस्यकार ने अवंती में राजनीतिक रूप से फूट डलवा दी और विघटन करवा दिया अवंती का। जब अवंती में आंतरिक फूट डली तो अवंती का जो राजा है वो अवंती को ही नियंत्रित करने में व्यस्त हो गया। तो इसको जो है इस तरीके से कंट्रोल किया। इधर अंग वाला तो ऑलरेडी इसके कंट्रोल में था ही, तो अंग का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वजी से लगातार इसका अभियान चलते रहे और इन अभियानों से निपटने के लिए ही अजात शत्रु के द्वारा 12 वर्ष तक लगातार अभियान किए गए और इन अभियानों में 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था अजात शत्रु के द्वारा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेपर में सवाल बनता है जिसको कहा जाता है रथ मूसल। एक तो रथ मूसल इसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था युद्धों में, और दूसरा एक हथियार था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ये महाशिला कंटक जो है ये बड़े प्रकार का एक गुलेल होता था जो बड़े बड़े पत्थरों को, बड़ी बड़ी शिलाओं को दूर तक फेंक सकता था। और जो रथ मूसल है ये रथ का जो पहिया होता है उसमें ये ब्लेड टाइप के कुछ लगे होते थे जिसको कहा जाता था रथ मूसल, जो कि युद्धों में बहुत ज्यादा मारक क्षमता होती थी और हेल्पफुल सिद्ध होते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने क्या किया जी, अब इसने मगध की जो राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी, इस राजधानी कहां थी, राजगृह थी, आपको पता है। इस राजगृह को राजधानी से परिवर्तित करना चाहा, सोचा कि कैपिटल ट्रांसफर करते हैं कहां पर, पाटलिपुत्र में। सोचा, ध्यान देना मेरी बात, सोचा, किया नहीं अभी, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर करने का विचार किया। क्यों विचार किया, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो एक नदी दुर्ग था मेरे भाई, रिवर फोर्ट था, रिवर फोर्ट, नदी दुर्ग था, नदियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसलिए यहां पर ट्रांसफर करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज्यादा कियोस था, चारों तरफ राजनीतिक उथल पुथल इस समय पर मची हुई थी, तो ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो ट्रांसफर नहीं कर पाया, लेकिन आपसे जब पेपर में सवाल पूछा जाए कि सबसे पहली बार मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफर करने का विचार किसका था, तो अजात शत्रु का था। ध्यान देना, किया किसने, तो आगे चल के अजात शत्रु के बेटे ने ट्रांसफर की थी, पाटलिपुत्र में कैपिटल ट्रांसफर की थी। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है मेरे भाई, है ना। और देखो हाँ देखो ना, अजातशत्रु ने जल मार्ग के महत्व को समझा और नदी दुर्ग की संकल्पना की, इसीलिए अजातशत्रु पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन अवंती वाले का प्रेशर बहुत था, ब्रह्म जो अवंती का शासक था चंडप्रद्योत, उसके डर के चलते इसने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, ठीक है ना। और वस्यकार की मदद से अवंती पर भी अपना जो है वज्जी संघ पर नियंत्रण हासिल किया। इसके बाद इसका बेटा अगला शासक बनता है जिसका नाम था उदयन। उदयन के बारे में कुछ भी आपको समझना नहीं है, जैन धर्म का समर्थक था उदयन, और इसने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था कि मगध की राजधानी पहली बार कहां पर ट्रांसफर की गई, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर की गई थी, पहली बार कैपिटल जो है पाटलिपुत्र में ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो शासक रहे वो सारे के सारे कमजोर शासक हैं, ठीक है ना। उदयन के बाद अगला शासक बना अनिरुद्ध, कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में, कमजोर शासक है। अनिरुद्ध के बाद मुंडक,
कमजोर शासक है ये भी, और उसके बाद नागदशक। ये तीनों के तीनों हर्यक वंश के कमजोर शासक हैं। नागदशक के बारे में याद रखिए, अंतिम शासक है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम शासक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नागदशक का एक आमात्य था। आमात्य मतलब मिनिस्टर। इसका एक आमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग। इसी आमात्य शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश से एक नए वंश की नींव रख दी। तो इसी के साथ जो आपका हर्यक वंश था यहां पर जाकर के समाप्त हो जाता है। इससे आगे जो अब हम बढ़ेंगे, इससे आगे शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, और सबसे महत्वपूर्ण मगध के अंदर जो है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश को तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, तो अगली एक क्लास में हम जो है, छोटी क्लास रहेगी आधा घंटे की, तो उसमें जो है हम शिशुनाग वंश और नंद वंश को जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।